नमस्कार, मैं हूं ललन सर। आप हैं पैनिंट इंस्टीट्यूट टारगेट वन डे एग्जाम में। अगर आप देश के किसी भी कोने में हैं, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, पीसीएस के एग्जामिनेशन हो या फिर अन्य एग्जामिनेशन हो, आप सही जगह पर सही स्थान पे हैं। अगर उस एग्जामिनेशन में मैथ, रीजनिंग, एसएसटी, साइंस पूछे जाते हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। हमें आशा है कि अब तक जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आ रही होगी। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है ऐसा कि कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन उधर से कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप लिख सकते हैं लाइव क्लासेज में। आपको जो है, मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो मैंने पहले आपको सबसे पहले आपको पहला टॉपिक मैंने जो लिए थे, मुगल साम्राज्य का पतन। इस मुगल साम्राज्य के पतन में जो मैंने आपको बताया था कि मुगल साम्राज्य का पतन में कौन कौन से बिंदु इनके उत्तराधिकारियों में थे, उन बिंदुओं को मैंने एक एक करके आपको मैंने बताए थे। और मैं कहां पर पहुंचा था? मैं पहुंचा था मोहम्मद शाह, है ना। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा, कल मैंने आपको बताए थे कि मुगल साम्राज्य के पतन में मुगल साम्राज्य के पतन में मुगल साम्राज्य के पतन में कल मैंने मुगल साम्राज्य के बारे में बताए थे कि कल मुगल साम्राज्य में कौन कौन से सम्राट हुए। और इसके बाद मुगल साम्राज्य के पतन औरंगजेब की मृत्यु के बाद से प्रारंभ होते हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो इनके उत्तराधिकारी हुए, और इनके उत्तराधिकारियों में वह शक्ति नहीं थी कि मुगल साम्राज्य को फिर से संभाल सके, गिरते हुए मुगल साम्राज्य को फिर एक अस्थाई स्पेस प्रदान कर सके। उनमें से थे बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु हम लोग जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी हम लोग पता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। औरंगजेब का शासनकाल, औरंगजेब की मृत्यु जो है, औरंगजेब का मृत्यु मृत्यु कब हुआ था? 1707 में। इसके बाद इनका जो पतन हो गया था, इनकी मृत्यु के बाद इनका बेटा, मतलब इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? बहादुर शाह प्रथम। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1707 से 1712 तक रहा। ठीक है। अब जो है, इसके बाद आया आपका कौन? इसके बाद आया जहांदार शाह। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1712 से 1700 1700 आपका 13 तक रहा। उसके बाद जहांदार शाह के बाद कौन आया? ये सब मैंने कल आपको बता दिया इनके बारे में। जहांदार शाह के बाद कब आया? फिर जहांदार शाह के बाद आया आपका फर्रुखशियर। फर्रुखशियर। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? आपका इसका रहा 1713 से 1719। यहां तक मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया फर्रुखशियर के बाद आया कौन? मोहम्मद शाह। इनका शासनकाल रहा 1719 से लेकर 1748 तक। अब यहां से हम शुरू करेंगे मोहम्मद शाह के बारे में, जिनका नाम, मोहम्मद शाह का एक दूसरा नाम भी था। क्या नाम था? रोशन अख्तर। इसका एक दूसरा नाम क्या था? रोशन अख्तर। ये क्वेश्चन बराबर आते हैं एग्जाम में, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में? आते हैं कि मोहम्मद शाह का उपनाम या मोहम्मद शाह का नाम क्या था? तो रोशन अख्तर था। ये आपको डेट मैंने इसलिए बता दी सीक्वेंस, कि आपको बाद में पता चले कि ये जो इनके उत्तराधिकारी हुए, औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी हुआ, यह उत्तराधिकारी में
राज्य को संभालने की शक्ति नहीं थी। इनके बाद रोशन अख्तर के बाद आता है आपका कौन? अहमद शाह। अहमद शाह। और ये अहमद शाह का शासन कब से कब तक रहा? आपका 1748 से लेकर आपका 1754 तक, 1754 तक। और इसके बाद आया आलमगीर द्वितीय। इसका शासनकाल कब रहा? 1754 से लेकर 59, 1760 तक। फिर 1759 से लेकर आया शाह आलम द्वितीय। सत्रह सौ से लेकर आपका 1806 तक ये रहे हैं। अब देखो ये सीक्वेंस मैंने इसलिए आपको बताया, ये सीक्वेंस मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पता चले कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये जो औरंगजेब थे इनकी मृत्यु जो हो गई कब? 1707 में जो इनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद देखो इनके इनके इतने सारे उत्तराधिकारी हुए। बहादुर शाह प्रथम हुए, जहांदार शाह हुए, फर्रुख शेर हुए, मोहम्मद शाह हुए, अहमद शाह हुए, आलमगीर हुए, शाह आलम द्वितीय हुआ। ये सारे के सारे जो थे कमजोर इनके उत्तराधिकारी थे। अगर इनमें से एक भी उत्तराधिकारी अगर इनमें से लायक होता तो ये जो मुगल सम्राट था, ये जो मुगल साम्राज्य था, इस साम्राज्य को बचाया जा सकता था। लेकिन इनमें एक भी काबिलियत नहीं थी। और औरंगजेब अपने समय के सबसे विद्वान मुगल सम्राट का उत्तराधिकारी था। लेकिन इन्होंने गलती क्या की, ये मैं आगे आपको बताऊंगा इन्होंने क्या गलती की, जिसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। इनके रहते हुए मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। और इनकी मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारियों में, एक भी उत्तराधिकारियों में ऐसी क्षमता नहीं थी जो इनको फिर संभाल सके। और आपको पता चलता है कि शाह आलम द्वितीय जो बक्सर के युद्ध में पूरी तरह परास्त हो जाते हैं, है ना। और परास्त होने के बाद लगभग जो मुगल साम्राज्य था लगभग समाप्त सा माना जाता है। ठीक है ना। आपको इलाहाबाद की संधि हम बताएंगे, इलाहाबाद की प्रथम संधि इलाहाबाद की जो हुई थी उसमें शाह आलम द्वितीय ने क्या किया था, इनके साथ क्या किया गया, ये सब हम आपको बताएंगे। तो ये सारे जो थे बादशाह आपका मुगल साम्राज्य का, तो ये सारे जो बादशाह थे, इन बादशाह में निकम्मापन, अयासीपन, विलासी प्रवृत्ति का, है ना, और दूरदर्शिता की कमी थी इनमें। ये महत्वाकांक्षी का कमी था, दब्बूपन था इनमें, है ना। इनमें वो सारी बुराइयां थी जो एक साम्राज्य को पतन करने के लिए होनी चाहिए। ये सारी बुराइयां इसमें दिख रही थी। इसीलिए औरंगजेब के बाद, औरंगजेब से हम कह सकते हैं, लेकिन औरंगजेब के बाद इनमें मुगल साम्राज्य को संभालने की शक्ति नहीं होने के कारण एक बहुत बड़ा कारण था कि इनके उत्तराधिकारियों की कमी, लापरवाही के कारण मुगल सम्राट जो पहले, जिससे पूरे जितने भी छोटे पोटे राज्य थे, जो एक ईर्ष्या का कारण बना हुआ था, है ना, यह मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाता गया और पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो इसमें हम कल तक जो बताए थे उसके बाद हम बताएंगे मोहम्मद शाह के बारे में। मोहम्मद शाह को पागल शासक भी कहा जाता था। मोहम्मद शाह अपने समय का, जबकि बहुत समय ये गद्दी पर रहा, 1719 से लेकर 1748 तक ये गद्दी पर रहा। अब देखिए 1719 से लेकर 1748 तक ये गद्दी पर रहा, लेकिन एक पागल शासक के रूप में इसको इतिहास मानती है। कारण क्या था? कारण ये था कि एक इतिहासकार ने साफ साफ शब्दों में कहा कि मोहम्मद शाह जो था, है ना, ये इसमें नेतृत्व क्षमता की बहुत कमी थी, दब्बूपन था, विलासी प्रवृत्ति का था और कमजोर, कायर और डरपोक था ये। इसके कई उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। इसका सबसे बड़ी बात यह था कि जिस सैयद बंधु ने इनको गद्दी पर बिठाया था,
उस सैयद बंधु को ये सम्राट होते हुए चाहते तो डायरेक्टली सामने से इसको, अगर इनको लगा कि सैयद बंधु कमजोर है, नहीं सैयद बंधु अगर इनको लगा कि सैयद बंधु हमारे खिलाफ अगर जासूसी कर रहा है या हमारे लिए खतरा हो सकता है, तो अगर ये सशक्त शासक होते, अगर ये इनमें शक्ति होती, तो ये इस सैयद बंधु को सामने से कारागार में डाल सकते थे, उनकी मृत्यु कर सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सामंत का सहायता लिया और उनके खिलाफ जासूसी करना प्रारंभ कर दिया, उनके खिलाफ, है ना, कूटनीति चलना प्रारंभ कर दिया, मतलब पीछे से इनडायरेक्टली। और वह सामंत, इनको सहायता करने वाले कौन थे, वह सामंत था आपका निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क। वह उस समय का एक ताकतवर सामंत था जिसका सहायता लेकर मोहम्मद शाह ने क्या किया, सैयद बंधु को सैयद बंधु को मरवा दिया। मतलब अब्दुल्ला खां और सैयद अली खां को क्या किया, मरवा दिया। तो ये सबसे इसका कायरपन का निशानी था। एक इतिहास में इसके नाम से जो दर्ज हो गया कि मोहम्मद शाह कायर था, यह इसका कायरता को दिखाता है ना, कि डायरेक्टली इसको पनिश नहीं करके, अगर इनको डर था तो डायरेक्टली इनको पनिश नहीं करके इनडायरेक्टली निजाम उल मुल्क से पनिश करवाया और इनकी हत्या करवा दी। अब यहां से जो है निजाम उल मुल्क 2 साल 22 में जब मोहम्मद शाह के नेतृत्व में जब इन्होंने सैयद बंधु को मरवा दिया, तो खुश होकर मोहम्मद शाह ने इसको अपना क्या बनाया, निजाम उल मुल्क को क्या बनवा लिया, निजाम उल मुल्क को आपका निजाम उल मुल्क को तो ये क्या किया, निजाम उल मुल्क को क्या किया, इसको बनाया दीवान, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन विभाग का हेड बना दिया दीवान इसको, जो पद पहले किसके अंदर में था, अब्दुल्ला के अंदर में था। तो निजाम उल मुल्क को वह पद दे दिया। निजाम उल मुल्क लेकिन जो था 2 साल तक, यानी 1722 से 1724 तक इन्होंने इसकी सेवा की, किसका, मोहम्मद शाह का सेवा किया। लेकिन अंत में मोहम्मद शाह को सेवा करते हुए निजाम उल मुल्क को लग गया कि यह जो है यहां पर रह के, इनके साथ रह के देश को संभाला नहीं जा सकता है। किसको, निजाम उल मुल्क को ऐसा लगा कि अगर मोहम्मद शाह के साथ रहते हैं और मोहम्मद शाह के अगर भरोसे रहते हैं तो देश कभी संभल नहीं सकता है, राज्य कभी संभल नहीं सकते हैं। और यह सोचकर अपने निजाम उल मुल्क जो है, अपने जो है नमक का शरीयत देते हुए इच्छा पूर्वक 2000 मतलब 1724 में इसने क्या किया, दिल्ली को छोड़ दिया और मोहम्मद शाह का आज्ञा लेकर यह हैदराबाद चला गया। कहां चला गया, हैदराबाद। और हैदराबाद स्वेच्छा से हैदराबाद चला गया और हैदराबाद जाकर वहां पर हैदराबाद में अपने राज्य को जो है स्थापित किया हैदराबाद में, और वहां से हर साल समय पे अपना टैक्स जो है मोहम्मद शाह को भेज दिया करता था। यह उसका ईमानदारी का प्रतीक था। दिल्ली छोड़कर, जबकि यह ताकतवर सामंत था, लेकिन इतना होते हुए आपने यह कभी ताकत को मिसयूज नहीं किया। यह चाहता तो मोहम्मद शाह को गद्दी से हटा सकता था और यहाँ पर दूसरे शासक को बैठा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, यह इनको जब लगा कि इनको संभाला नहीं जा सकता है, इनको सुधारा नहीं जा सकता है, क्योंकि मोहम्मद शाह दबूपन था, इसीलिए इनको लगा, और यह दूसरे की बातों में बहुत जल्दी आ जाता था, तो इनको लगा कि जो हाल अब्दुल भाई का हुआ है, जो दाल अब्दुल्ला का हुआ है, जो सैयद बंधु भाई का हुआ है, वह मेरे साथ भी कल हो सकता है, और यह कल मेरे साथ भी ऐसा कर सकते हैं, और मैं यहाँ रहकर इनके ढुलमुल नीति से प्रभावित नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि यह
एक सशक्त महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक अपनी उदारता का प्रतीक करते हुए अपनी आ, उनका इज्जत करते हुए मोहम्मद शाह का इन्होंने क्या किया, 1724 में क्या किया, हैदराबाद को छोड़ हैदराबाद 1724 ईस्वी में दिल्ली को छोड़कर हैदराबाद चला गया और वहां पर जाकर एक नए राज्य की स्थापना की, जिसका है ना हैदराबाद का निजाम कहलाया बाद में है ना। तो इस तरह से निजामुल मुल्क वहां से गया। अब इसके जाने के बाद मोहम्मद शाह प्रारंभ किए अपने अपने चलाना क्या, राज्य। और इस राज्य को जब चलाना प्रारंभ किए तो इसके समय में आपका 13 फरवरी डायरेक्ट लिखते हैं 1700 1739 में नादिर शाह का, जो कहां का रहने वाला था, का आक्रमण होता है, आक्रमण होता है दिल्ली पर। जो रहने वाला कहां का था, ये रहने वाले थे आपका फारस का, फारस का रहने वाला था। ये फारस आज का ईरान है। तो ये याद रखना, ये नादिर शाह का आक्रमण होता है दिल्ली पर 1739 ईस्वी में। नादिर शाह का आक्रमण होता है और यह फारस यानी ईरान का रहने वाला था। यह एक सशक्त शक्तिशाली सेनापति के रूप में उभरा फारस में, और भारत में यह आक्रमण करने का इसका पर्पस था कि अपने राज्य में जो इनका बहुत दिन से जो विद्रोह हो रहे थे, राज्यों का राजा का फेरबदल हो रहा था उनको, और अपने राज्य को आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए उन्होंने भारत में सुन रखा था कि भारत आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही वैभवपूर्ण है, संपूर्ण है ना यहाँ पर। और इसीलिए इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि नादिर शाह जब यहाँ से मोहम्मद शाह के समय में यहाँ पर आक्रमण किया तो डर के माने मोहम्मद शाह गद्दी छोड़कर भाग गए। मोहम्मद शाह गद्दी छोड़कर भाग गए और नादिर शाह ने यहाँ पर जब आक्रमण किया तो यहाँ के सैनिकों को मरवाया। यहाँ पर सैनिकों को मरवाने के बाद यहाँ पर जनता पर आक्रमण किया, अपने सैनिकों को मरने का बदला लिया, है ना, और काफी लूटपाटे की। कहा जाता है कि 70 करोड़, है ना, की संपत्ति नादिर शाह लेकर गया था। कहाँ, फारस। तो ये 70 करोड़ की संपत्ति नादिर शाह फारस लेकर गया था। इसके साथ इन्होंने और क्या किए, इसके बाद इन्होंने, ये सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो जो मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट है। दूसरा इन्होंने क्या किया था, तख्ते ताउश, तख्ते ताउस जो शाहजहां का, शाहजहां का सिंहासन था। यह पूरी तरह से यह पूरी तरह से रत्न जड़ित था। यह सिंहासन कैसा था, पूरी तरह से रत्न जड़ित था। यह सिंहासन पूरी तरह से जो था रत्न जड़ित था। रत्न, यह पूरी तरह से जो था रत्न जड़ित था, मतलब सोने चांदी हीरे मोती से जड़ा हुआ था, है ना, रत्न जड़ित था, है ना। इस सिंहासन को भी लेकर चला गया कौन, नादिर शाह। इसके बाद और क्या गया, तख्ते ताउस, जिसको बनवाया था किसने, शाहजहां ने। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, याद रखना कि तख्ते ताउस, है ना, रत्नजरी सिंहासन को किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, है ना, जो जहांगीर का पुत्र था। और इसके बाद इन्होंने कोहिनूर का हीरा भी ले गया, है ना। ये क्या किया, नंबर 1, नंबर 2 70 करोड़, और तीसरा में क्या किया, कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर, है ना।
कोहिनूर का हीरा जो भारत में था उसको भी ले गया। तो नादिर शाह ने भारत को बहुत क्षति पहुंचाई, है ना, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत क्षति पहुंचाई नादिर शाह। और कहा जाता है कि जब अपने राज्य गया लौट कर वापस फारस में, जब यह पहुंचा तो फारस में 3 साल के लिए पूरी तरह से पूरी तरह से टैक्स रहित कर दिया। फारस में 3 साल पूरी तरह टैक्स रहित कर दिया, मतलब टैक्स नहीं लिया। ठीक ना, क्या किया, टैक्स नहीं लिया। टैक्स जो है नहीं लिया। इस तरह से नादिर शाह का आक्रमण भारत के लिए एक बहुत जबरदस्त झटका था भारत के इतिहास में, और यहाँ के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक क्षति थी। मोहम्मद शाह की कमजोरी ने भारत को बचा नहीं पाया और मोहम्मद शाह गद्दी छोड़कर भाग गए। और इनके भागने के पश्चात नादिर शाह ने यहाँ के नागरिकों को मारा, बहुत बुरी तरह से कत्लेआम किया। कारण ये था कि उनकी सेना की जो हत्या हुई थी इसका बदला उन्होंने इसी रूप में लिया, और इसके साथ साथ 70 करोड़ की संपत्ति लेकर गई, है ना। साथ में शाहजहां का तख्त ताउस सिंहासन, रत्न जरी सिंहासन लेकर गया, कोहिनूर का हीरा लेकर गया, और इससे उन्होंने अपने क्षेत्र में फारस में 3 साल तक पूरी तरह से टैक्स नहीं लिया, टैक्स रहित कर दिया, है ना। तो ये था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के मरने के बाद एक शासक जो मैंने आपको बताया, अहमद शाह गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह के मरने के बाद कौन बैठा गद्दी पर? अहमद शाह बैठा। अहमद शाह गद्दी पर बैठा। यह 48 से लेकर, यह 1748 से लेकर, है ना, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 तक, मतलब 1706 वर्ष तक ये गद्दी पर रहा। 1754 तक ये गद्दी पर रहा अहमद शाह। और अहमद शाह के समय में कई बार अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किए जो फारस का था। ये भी अहमद शाह अब्दाली कहाँ का था? फारस का था, ईरान का रहने वाला था। तो ये आक्रमण किए, कई आक्रमण उन्होंने किया। ये सबसे बड़ी घटना है, और ये भी इस आक्रमण को रोक नहीं पाए। इसके बाद हुआ आलमगीर द्वितीय। इनके समय की सबसे इंपॉर्टेंट घटना है 1857 की क्रांति, मतलब नहीं, 1757 की क्रांति, यानी प्लासी का युद्ध। तो आलमगीर द्वितीय जो 1754 से 1759 तक गद्दी पर रहा, इसके समय की सबसे बड़ी घटना क्या है? प्लासी युद्ध। प्लासी युद्ध, है ना, इसके समय में हुआ था, आलमगीर द्वितीय के समय में हुआ था। बंगाल पर आक्रमण किया था अंग्रेजों ने। तो ये इस तरह से पूरी तरह से मुगल सम्राट का पतन आपको दिख रहा होगा। इसके बाद शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठा। इसके बाद शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठा, और इसका शासनकाल रहा आपका 1759 से लेकर आपका 1700 नहीं 1800 1806। अब आपको पता होगा कि ये शाह आलम द्वितीय जो है, इसके समय में बक्सर के युद्ध हुए थे, आपको ये पता होगा। बक्सर के युद्ध होने के बाद, बक्सर के युद्ध हुए थे शाह आलम द्वितीय के समय में। शाह आलम की द्वितीय की महत्वपूर्ण घटना क्या है? शाह आलम द्वितीय के समय में महत्वपूर्ण घटना क्या है? बक्सर का युद्ध। और ये कब हुआ था? 1764 को हुआ था, 22 अक्टूबर, है ना, 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसके बाद क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि हुई थी। पहली संधि कब हुई थी? 12 अगस्त, ये डेट याद रखना, 12 अगस्त इलाहाबाद की संधि कब हुई थी?
12 अगस्त और 1765 को 1765 को ये इलाहाबाद की संधि हुई थी। और ये फर्स्ट इलाहाबाद की संधि थी। ये जो थी क्या थी? फर्स्ट इलाहाबाद की संधि थी। इलाहाबाद की संधि थी। और यह संधि किसके किसके बीच में हुई थी? ये संधि हुई थी आपका मुगल, नहीं, मुगल सम्राट, नहीं नहीं, आपका भारत का सम्राट जो थे आपका शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों के बीच में ये संधि हुई थी। इस संधि की शर्तें क्या थी? इस संधि की शर्तें थी आपका कि शाह आलम द्वितीय को जो है, शाह आलम आलम द्वितीय को क्या मिला था? 26 लाख रुपया पेंशन। 26 लाख रुपया क्या मिला था? पेंशन मिला था, है ना। 26 लाख रुपया क्या मिला था? पेंशन। पेंशन के रूप में इनको दिया गया था 26 लाख रुपया। 26 लाख रुपया इनको क्या चीज में दिया गया था? पेंशन के रूप में दिया गया था। ठीक है। पेंशन के रूप में इनको 26 लाख रुपया दिया गया था। और साथ में ही इनको क्या दिया गया था? इनको दिया गया था आपका कड़ा और इलाहाबाद। कड़ा और इलाहाबाद जो जिला था इनको दे दिया गया था, मतलब इसी में इनको कैद कर दिया गया था, है ना। और इसको कैद मानिए या जो भी मानिए, लेकिन करा और इलाहाबाद में इनको रहने के लिए, संरक्षण के लिए दिया गया था। और बदले में अंग्रेज ने इससे क्या लिया? बदले में अंग्रेज ने इससे इससे लिया था कोलकाता, कलकत्ता, कलकत्ता, उड़ीसा और बिहार की दीवानी, दीवानी प्राप्त किया, है ना। कौन? अंग्रेजों ने। दीवानी मतलब राजस्व प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है ना। दीवानी का मतलब क्या होता है? दीवानी का मतलब होता है राजस्व, है ना। राजस्व वसूली का अधिकार किसने प्राप्त किया? अंग्रेज ने। तो इस तरह से शाह आलम द्वितीय के समय में ही अंग्रेज पूरे भारतवर्ष पर लगभग लगभग कब्जा कर लिया था। यह जो भारतवर्ष का सम्राट था, इसके नाम पर अब नाम मात्र का यह सम्राट रह गया। मात्र दिल्ली के कुछ किलोमीटर तक इनकी पहुंच रह गई थी। और अंग्रेज इनको जो है कलकत्ता, उड़ीसा और बिहार, और बिहार, कलकत्ता, उड़ीसा और बिहार, बिहार की दीवानी प्राप्त कर लिया, है ना। और पूरी तरह से दिल्ली पर अंग्रेजों ने कितना किया? 1803 ईस्वी में क्या किया? दिल्ली पर, दिल्ली पर अधिकार कर लिया, कर लिया। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी पूरी, है ना, 1800, एक चीज और यहाँ पर याद रखने की बात है कि 1761 में, 1700 1700 1761 में, कहीं कहीं 62 भी लिखा हुआ है, 1761 62 में मराठा के साथ जो युद्ध हुआ था, अंग्रेज मराठा युद्ध, इस मराठे अंग्रेज 1761 में अंग्रेज अंग्रेज मराठा युद्ध जो हुआ था, मराठा युद्ध जो हुआ था, इस युद्ध के द्वारा इन्होंने क्या किया? शाह आलम द्वितीय को, शाह आलम द्वितीय को क्या किया? दिल्ली पर ले जाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया, है ना। शाह आलम द्वितीय को क्या किया? दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। बैठाया। कौन? कौन बैठाया? मराठा।
तो 1761 ईस्वी में पुनः अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ और इसमें जो है इस युद्ध में क्या किया, मराठा शक्तिशाली थे और इन्होंने क्या किया, शाह आलम द्वितीय को, है ना, दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। कौन? मराठा। तो एक बार फिर शाह आलम द्वितीय क्या हुआ, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो जरूर, मराठा ने उनको बैठाया, लेकिन 64 में जो बक्सर का युद्ध होता है, इस बक्सर के युद्ध में, है ना, पूरी तरह से अंग्रेज शाह आलम द्वितीय को, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को और बंगाल के नवाब मीर कासिम को पराजित करता है और 1803 में दिल्ली पर पुनः अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं और 1806 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको, इनकी, शाह आलम द्वितीय का। तो 1806 में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाता है, ठीक ना। हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि मुगल सम्राट का पतन में उत्तराधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक ना, जो जिसमें महत्वाकांक्षी नहीं था, महत्वाकांक्षा की कमी थी, यह इसमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं था, यह भोग विलासी था, कमजोर थे, अय्याश थे, है ना, और दूरदर्शिता की कमी थी, जिसके कारण धीरे धीरे पूरी तरह से मुगल सम्राट, जो अपने जमाने में, है ना, ईर्ष्या का, अन्य राज्यों के लिए ईर्ष्या का एक विषय था, वह मुगल सम्राट धीरे धीरे सनह सनह समाप्त होता चला गया। और इस तरह से यहाँ से आप जो भी देखेंगे, है ना, फिर आपकी स्थिति आप देखेंगे कि मुगल सम्राट का स्थिति इससे भी बदतर होती चली गई और पूरी तरह से दिल्ली पर जब अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो मुगल सम्राट लगभग पतन की स्थिति में पूरी तरह समाप्त होने की कगार पे आ गई। तो आज हम आपको एक टॉपिक खत्म कर दिए हैं और ये टॉपिक था मुगल सम्राट का पतन, ठीक है। अब यहाँ पर एक विषय और आता है, एक विषय ये आता है कि ये तो हमने आपको कंटेंट के साथ आपको मैंने बताया कि डेट के साथ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, लेकिन अगर आप इसको मेंस में लिखेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन मेंस में आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा कि मुगल सम्राट, अगर आप मेंस ऐसे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं जिसमें मेंस लिखे जाते हैं, तो अगर इसमें क्वेश्चन आते हैं कि मुगल सम्राट का पतन का क्या कारण था, उसमें आपको कई पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। जैसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना पड़ेगा कि उत्तराधिकारियों में नेतृत्व की कमी, सशक्त उत्तराधिकारियों का ना होना, जो मैंने आपको अभी बता दिया, एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका कि अपने राज से औरंगजेब को लगभग 25 वर्ष दूर रहना, अपनी राजधानी से लगभग 25 वर्ष अंग्रेजों को दूर रहना। औरंगजेब अपने, अब यहां से सुनिए, है ना, औरंगजेब, अब थोड़ा सा आपको विषय वस्तु को अच्छी जानकारी दे। औरंगजेब अपने समय का एक सशक्त मुगल सम्राट के रूप में जाना जाता था, लेकिन औरंगजेब जो है यह कट्टर सुन्नी मुसलमान भी था। इसके साथ इन्होंने, इनके जितने भी आगे के पूर्वज हुए, यह एक धर्म संप्रदाय थे, यह सभी धर्मों को समान रूप से देखते थे, चाहे वह अकबर हो, चाहे वह हुमायूं हो, चाहे वह जहांगीर हो या शाहजहां हो। लेकिन औरंगजेब में ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी नीति नहीं थी। वह जब गद्दी पर आया तो उन्होंने मुसलमान भाइयों को सपोर्ट करना प्रारंभ किया, कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और हिंदू पर तरह तरह के टैक्स लगाना प्रारंभ कर दिए, धार्मिक टैक्स जैसे, है ना, जैसे आपका जजिया टैक्स हो गया, जैसे आपका धार्मिक टैक्स हो गया, पिलग्रिम टैक्स हो गया, जैसे इस तरह से। इनके अलावा हिंदू को मुसलमान बनने पर जबरदस्ती करना प्रारंभ कर दिया कि अगर आप मुसलमान नहीं बनते हो तो आपके साथ अच्छे बर्ताव नहीं किए जाएंगे। आपको सिख याद होगा, उन्होंने मरवा के उन पर भूसा भरवा दिया था। तो इस तरह से उन्होंने ऐसा किया था, है ना। इसके बाद इससे जो है जनता में औरंगजेब के खिलाफ
अब विश्वास बढ़ना शुरू हो गया, अपने आप को जनता सुरक्षित महसूस नहीं करने लगे और इनके जो भी दुश्मन थे, चाहे वह किसी भी राज्य में हो, उन दुश्मन का सपोर्ट में भारत की जनता खड़ा होने लगी और इसका फायदा उनके औरंगजेब के दुश्मन ने उठाया इस रूप में कि वह विरोध विद्रोह करने लगे और औरंगजेब के खिलाफ खड़ा होकर अपने छोटे छोटे राज्य को स्वतंत्र करने लगे। और जब यह चलता गया तो इस स्थिति में औरंगजेब को अपने राज्य में रहना चाहिए, लेकिन औरंगजेब अपने राज्य से बहुत दूर दक्षिण भारत में था और लगभग यह कम समय के लिए नहीं था, 25 वर्ष, एक छोटा मोटा समय नहीं होता, यह 25 वर्ष के लिए यह अपने राज्य से अलग रहा, जिससे इनके राज्यों में जितने भी इनसे ईर्ष्या करते थे, जो भी इससे घृणा करते थे, जो भी अपना एक राज्य स्वतंत्र चाहते थे, वह क्या किए, अपने अपने राज्य को स्वतंत्र करना प्रारंभ कर दिया और इसके देखा देखी बहुत सारे राज्य स्वतंत्र होने लगे। तो यह एक पतन का प्रारंभ हो गया था औरंगजेब का भय लोगों में समाप्त होने लगा। तीसरा कारण यह था कि औरंगजेब जो था, चौथा कारण, आपको दो कारण मैंने बता दिए, राज्यों से 25 वर्षों तक अलग होना, दूसरा जनता में अपना विश्वास को स्थापित नहीं करना, और पहला मैंने बताए थे उत्तराधिकारियों का कमजोर होना, है ना। ये सारे कुल मिलाकर जितने आपको दिख रहे हैं कारण, ये सब इंपॉर्टेंट कारण थे मुगल वंश के पतन का। इसके बाद इनके उत्तराधिकारियों में एक भी उत्तराधिकारी ऐसा नहीं हुआ जो मुगल साम्राज्य को संभाल पाता या संभाल के रख पाता, और धीरे धीरे इस तरह से सने सने मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। बाकी आकर अंग्रेज ने इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो आज के लिए यहीं तक। हमें उम्मीद है कि आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप जो भी यह क्लास देख रहे हैं, आप अपना इसमें मैसेज जरूर लिखेंगे कैसा लग रहा है यह क्लास, ताकि हमें इसके लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं, है ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपको पूरी तरह से एग्जाम से संबंधित देने का प्रयास कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छे से एग्जाम समझ सको और निकाल सको। तो आज भारत का मुगल साम्राज्य का पतन समाप्त हो गया है। अब आप जो है आप इसमें लिखेंगे मैसेज कैसा लगा यह क्लास पढ़कर, देखकर, और आगे का फिर क्लास हम शुरू करेंगे, ठीक ना, कल से। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।